हाँ, तो शायद आवाज़ आ रही है सब आप लोगों को, तो शुरू करते हैं सेशन हम लोग। तो मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। माई सेल्फ प्रभात कुमार, आई एम रिसर्च स्कॉलर एट स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज। आई एम परस्यूइंग माई सेकेंड ईयर ऑफ PhD. So as we all know that environmental sciences is an interdisciplinary subject. तो आप जिन भी लोगों ने साइंस से MSc किया है या फिर MTech किया है, तो वो लोग एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए, फॉर्म फिल करने के लिए PhD का स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस में। तो सबसे पहले जब आप एनवायरमेंटल साइंसेस की बात करते हैं, जब आप फॉर्म भरते हैं, तभी आपको एक डिफ़िकल्टीज आती है एरिया की, कि एरिया में क्या भरा जाए। एरिया वहाँ पे 4 ऑप्शंस होते हैं, एरिया 1, 2, 3, 4। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि जो एरिया है वो 4 अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है हमारे स्कूल में। एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3 एंड एरिया 4। ठीक है। तो जो एरिया 1 है वो बेसिकली आपका जो है वो एप्लीकेशन ऑफ अप्लाइड फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स इन द एप्लीकेशन ऑफ टू स्टडी इन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, एयर पॉल्यूशन, एरोसोल स्टडीज, मेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेटोलॉजी और क्लाइमेट मॉडलिंग पे काम करता है। ठीक है। जब हम एरिया 2 की बात करते हैं, तो एरिया 2 डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ जियोलॉजी एंड बायोजियोकेमिस्ट्री to problems of surface earth processes, okay, and water bodies including groundwater, climate change impact on glacier and water resources. ठीक है। जब हम एरिया 3 की बात करते हैं, तो एरिया 3 डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री एंड जियोकेमिस्ट्री इन मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एयर, वाटर एंड सोइल पॉल्यूशन, बायोजियोकेमिकल साइक्लिंग, वेदरिंग एंड पेलियो क्लाइमेट स्टडीज। जब हम एरिया 4 की बात करते हैं, तो एरिया 4 बेसिकली डील्स विद द इकोसिस्टम डायनेमिक्स, सेल्युलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी इन एनवायरमेंटल साइंसेस, मॉलिकुलर माइक्रोबियल इकोलॉजी, इन्वायरमेंटल कैंसर बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि बायोलॉजी पार्ट जो भी होता है, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का पार्ट, वो आपका एरिया 4 में आता है। तो अब अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, या फिर जो आपने पढ़ा है पहले, किसी ने जियोलॉजी पढ़ा है, किसी ने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा है, किसी ने मॉलिकुलर बायोलॉजी पढ़ा है, जो भी आपने अपने MSc में पढ़ा है, अकॉर्डिंगली आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एरिया 1, 2, 3, 4 में आपको जो जिस एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो भी आपका है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट आते हैं कि इस बार हमारे सीट्स कितने आए हैं, जो कि हमारा PhD सीट्स कितने आए हैं फॉर सेशन 2021 से 22 के लिए। तो जो सीट्स हैं वो इस बार 24 आए हुए हैं, सीट्स 24 हैं, बट जो डिवीजन है वो बहुत अनइक्वल सा है। जो JNU एंट्रेंस एग्ज़ाम से जो भी सीट्स हैं वो बस 4 सीट्स आए हैं, और जो भी नेट JRF जो सीट हैं वो 20 सीट्स हैं। तो ये बहुत अनइक्वल सा डिवीजन है। लेकिन अब हम इस पे बात नहीं करेंगे, हम जो बात करना है वो करते हैं। हाँ, तो हम जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसके लिए क्या क्या चीज़ आपको पढ़नी है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे प्रीवियस में क्वेश्चन आए हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस करूँगा। तो मैं एक वन बाय वन आपको ये चीज़ें बताता हूँ। ठीक है। तो जब भी आप पढ़ना शुरू करें एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाउनलोड कर लें। एटलीस्ट 5 ईयर से क्वेश्चन तो डाउनलोड करने ही चाहिए, क्योंकि कम से कम अगर आपने 5 साल के क्वेश्चन अगर आपने डाउनलोड किए हैं, तो इससे आपको एक बहुत आइडिया मिल जाता है कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है। तो मैं सबसे पहले रिसर्च मेथोडोलॉजी की बात करूंगा कि रिसर्च मेथोडोलॉजी में कैसे क्वेश्चंस, रिसर्च मेथोडोलॉजी आप जरूर पढ़ें। इसमें से बहुत बेसिक्स क्वेश्चंस आते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी से, जैसे कि व्हाट इज रिसर्च डिजाइन, टाइप्स ऑफ रिसर्च, इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है, रिसर्च आर्टिकल्स क्या होता है, कॉन्फ्रेंसेस क्या होते हैं, थीसिस में कौन कौन से पार्ट होते हैं, या फिर प्लेगरिज्म चेक करने के कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत बेसिक्स में बहुत बेसिक है, और आपको इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये आपको करके आना है रिसर्च मेथोडोलॉजी। आप UGC नेट के सिलेबस में जा सकते हैं फर्स्ट पेपर के, वहाँ से आप देख सकते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हैं, और आप डायरेक्ट यूट्यूब पे जा सकते हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आपको गूगल पे अगर आप डालेंगे PDF, तो PDF भी बहुत सारे आपको मिल जाएंगी।
तो एक तो ये हो गया रिश्तेदार मॉडल जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन पेपर में। दूसरा है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में आपको स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, वेरिएंस हो गया, कोरिलेशन हो गया, रिग्रेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, टेस्टिंग ऑफ नल हाइपोथेसिस जिसमें कि टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर आता है। ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन है, ये हमेशा पूछी जा रही हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आप बहुत अच्छे से इसको आप पढ़ें। और डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कि नॉर्मल, पॉइजन एंड बाइनोमियल, ये तीनों डिस्ट्रीब्यूशन आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाएं, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। फिर मैं बोलूँगा जियोलॉजी पार्ट। जियोलॉजी पार्ट से भी अच्छे क्वेश्चन, ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं, तो आप वहाँ से भी उसको ज़रूर पढ़ें। उसमें से जैसे कि मैं आपको बोलूँगा, मैंने पढ़ा था अंडरस्टैंडिंग अर्थ। अंडरस्टैंडिंग अर्थ की बुक मैंने पढ़ा था, तो आप भी वो बुक प्रेफर कर सकते हैं, जिसमें कि आपको सारे चैप्टर्स तो नहीं पढ़ने, बट हाँ शुरू के 3-4 चैप्टर्स आपको पढ़ने होंगे, जिसमें कि मेनली आपको द अर्थ सिस्टम है, जिसमें कि स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ आपको पढ़ना है, जिसमें कि मेंटल क्रस्ट, मेंटल कोर, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और अर्थ मटेरियल्स एंड मिनरल्स एंड रॉक्स वाला जो चैप्टर है, मिनरल्स और रॉक्स वाला चैप्टर, उसमें आपको बहुत डीप में पढ़ना है। और उसके टाइप्स ऑफ रॉक्स जो भी हैं, इग्नियस हैं, सेडिमेंट्री हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। रॉक साइकिल हो गया, तो इनसे क्वेश्चंस हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, इससे आप एक बार आप पढ़ लेंगे तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। और आप एक बार क्वेश्चन देख लेंगे, 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर आप एक बार बना भी लेंगे तो आपको बहुत आइडिया हो जाएगा। और आप जियोलॉजिकल टाइम स्केल भी पढ़ के जाएं, इससे ही बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन मतलब बहुत तो नहीं, हाँ मतलब 1-2 क्वेश्चंस तो सारे क्वेश्चन पेपर में है, तो आप ये एक बार देख लें तो इससे आपको आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का पार्ट, जिसमें कि बेसिक बायोलॉजी, जिसमें कि ग्रेजुएशन लेवल के जैसे बायोकेमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये सारी चीज़ें आती है। जिसमें कि जैसे कि अगर आप बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो उसमें हम लोग जैसे कि अनब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड कौन से होते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर मोनोसेकेराइड्स के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, तो ऐसे बहुत सिंपल से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और फिर हम बात करते हैं इकोलॉजी की। इकोलॉजी के लिए आपको अगर आप चाहें तो ओडम पढ़ सकते हैं, ओडम बहुत अच्छी बुक है, और इसमें आपको बहुत डीप में नहीं जाना है। अगर आप ओडम नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप, एक बुक है पाथफाइंडर की जिसका टाइटल है फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, वो बुक आप फॉलो कर सकते हैं। वो थोड़ा सिंपल है, आपको अच्छे समझ में आएगा, आपको एक बार वो बुक देखिए जरूर। तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना, आपको जैसे इकोसिस्टम पढ़ना है, उसमें बायोटेक है, बायोटेक, फूड वे, फूड चेन, सक्सेशन, या फिर पॉपुलेशन इकोलॉजी, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। आपको जैसे कीस्टोन स्पीसीज हो गया, फ्लैगशिप स्पीसीज, इंडिकेटर स्पीसीज, डोमिनेंट स्पीसीज क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की, जो कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के लिए आप गिलबर्ट मास्टर्स पढ़ सकते हैं, बुक है वो। इसमें आपको मेनली जो पढ़ना है वो है एयर, वाटर एंड नॉइस पॉल्यूशन का जो चैप्टर है वो आपको अच्छे से इसको पढ़ना है। उसमें जो भी न्यूमेरिकल्स वहाँ वो करने हैं, उसके शुरू के चैप्टर्स में आपको नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, इन सब के बेसिक्स क्वेश्चन मिल जाएंगे, वो आपको करने हैं, ठीक है। इसके साथ आपको इसमें एनालिटिकल मैथड्स करने हैं, ठीक है। इसमें आपको एनालिटिकल मैथड्स में आपको जो भी एनालिटिकल मैथड्स होते हैं, जैसे कि टाइट्रेशन हो गया, डबल एस हो गया, EDXRF हो गया, यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हो गया, ICP AES हो गया, ICP MS हो गया, GCMS हो गया, NMR हो गया, SEM-TEM, ये सब चीज़ों के आपको प्रिंसिपल्स पता होना चाहिए। वर्किंग प्रिंसिपल्स क्या है, जैसे कि लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था जिसमें कि डबल एस में कौन से गैस यूज होता है, ये पूछा गया था। तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि ये जनरल बेसिकली ये प्रिंसिपल्स पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और ये प्रिंसिपल्स पे क्वेश्चन प्रिंसिपल पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आप लोग इसकी प्रिंसिपल बहुत अच्छे से करके जाइए। इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो भी कैसे वर्क करता है, कैसे कौन से गैस यूज होते हैं, ये सारी चीज़ें आप एक बार देख लेंगे। तो आप एक बार यूट्यूब पे भी जाके देख सकते हैं, आपको बहुत छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोस मिल जाएंगे, तो आपको बहुत कंफर्म हो जाएगी ये सारी चीज़ें, और आप बहुत अच्छे स्कोर कर पाएंगे इसमें आप। नेक्स्ट है कि आप तो जैसे EIA, तो EIA से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अभी नहीं आ रहा, बट हाँ आप एक बार EIA आप देख के जा सकते हैं। जितने भी इन्वायरमेंटल डेज होते हैं वो सारे आपको पता होना चाहिए, उससे जरूर क्वेश्चंस आ रहे हैं, हर बार आपको क्वेश्चन मिलेंगे। उसमें से करंट इन्वायरमेंटल इश्यूज पे क्वेश्चंस हैं, उसमें से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखे जा रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट कि इंटरव्यू में क्या होता है। इंटरव्यू में जैसे कि बहुत सारे लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है इंटरव्यू एंड प्रपोजल में,
तो सब ये सबसे मेन चीज़ है जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान से करना होता है। तो जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, अगर एंट्रेंस आप दे रहे हैं तो एंट्रेंस पे रिजल्ट के बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल होगा। एक सप्ताह मतलब 7 और 10 डेज के अंदर आपको इंटरव्यू का कॉल होता है। और जिन लोगों ने डायरेक्ट जेआरएफ से फॉर्म भरा है उन लोगों को भी उनका तो फिर डायरेक्ट इंटरव्यू होगा ही होगा। तो सबसे पहले इंटरव्यू में एक चीज़ आती है वो लैंग्वेज बैरियर। मैं बोलूँगा लैंग्वेज बैरियर से कोई भी चीज़ नहीं होती है, यू ओनली हैव टू बी कॉन्फिडेंट। ओके, क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो फिर कुछ भी नहीं होगा। आप इंग्लिश बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टीचर बस आप जो क्वेश्चन वो कर रहा है वो आपको पता होना चाहिए, वो आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो बहुत है। ठीक है। और दूसरी चीज़ें हैं एरिया। एरिया जैसे 4 एरिया अलग अलग मैंने बताया था, तो आपने जो भी एरिया अलग अलग आपने देखा, ठीक है, उस एरिया में आपको जब भी आप प्रपोजल बनाएं, क्योंकि आपको जो रिसर्च प्रपोजल जो बनाने के लिए बोला जाता है वो आपको बहुत ही ध्यान के साथ ध्यान देते हुए बनाना है। क्योंकि उसमें जब आप प्रपोजल बनाते हैं तो आप प्रपोजल वैसा बनाएं जो कि आपके एमएससी के काम से, एमएससी डिजर्टेशन के काम से सिमिलर हो, या फिर आपका जो इंटरेस्ट है, जिस टीचर के अंदर आपको इंटरेस्ट है उस टीचर के प्रोफाइल पे आप जाएं, आप जाके वहाँ देखें किस किस टीचर कौन कौन सा काम करते हैं, किन किन का कौन कौन सा लैब है, वो आपको बहुत अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली आपको रिसर्च प्रपोजल बनाना पड़ेगा। ठीक है। और आपका जो आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आप अपने साथ डिजर्टेशन और प्रपोजल दोनों लेकर जाते हैं। ठीक है। तो वो लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो आपके डिजर्टेशन से करेंगे, और आपने डिजर्टेशन में जो भी टेक्निक्स यूज किए हैं वो आपको बहुत अच्छे से विथ प्रिंसिपल, विथ वर्किंग प्रिंसिपल, कैसे वो काम करता है वो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, क्योंकि वो उसी से बेसिक क्वेश्चंस करते हैं और आप आराम से उस चीज़ों को बता सकते हैं क्योंकि आप वो काम किए हुए होते हैं। आपने जो भी प्रपोजल में लिखा है वो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जो भी वर्ड्स आपने लिखे हैं, जो भी लाइन्स आपने लिखे हैं, वो बहुत अच्छे से आपको सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है। और जब आप प्रपोजल कैसे बनाएंगे, प्रपोजल भी सबसे ज़्यादा जब बच्चे सोचते हैं कि प्रपोजल में हम लिखें क्या, तो प्रपोजल हमेशा, अगर आप जिस भी एरिया के लिए प्रपोजल बना रहे हैं, जिस भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये लैब जो है या फिर ये गाइड है जो मैं जिसके अंडर मुझे जाना है, तो आप उस गाइड जो वो काम कर रहा है अकॉर्डिंगली आप प्रपोजल बनाएं। ठीक है। और प्रपोजल हमेशा ब्रॉड बनाएं। ठीक है। उसमें बहुत ज़्यादा, बहुत लंबा चौड़ा 10 पेज का, 20 पेज का ऐसा कुछ भी नहीं बनाना होता। आप बहुत क्रिस्प बनाएं, 2-3 पेज का बनाएं। इंट्रोडक्शन, जिसमें कि आप जो भी करना चाह रहे हैं उसका इंट्रोडक्शन काफ़ी अच्छा आप लिखें, इंट्रोडक्शन काफ़ी अच्छे से बनाएं। उसका क्या मेथोडोलॉजीज़ हैं जो आप यूज करने वाले हैं वो आप लिखें उसमें, और आपके एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या हैं वो आपको उसमें ऐड करना है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत 2-3 पेज अगर आप लिखेंगे तो भी बहुत इफेक्टिव होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि जो टीचर्स होंगे आपके इंटरव्यू में, ठीक है, वो जो इंटरव्यू में टीचर्स होते हैं वो सारे आपके जिस एरिया का आप इंटरव्यू दे रहे हैं सेम एरिया से होंगे। तो आपको ऐसा नहीं कि कोई दूसरे एरिया का कुछ क्वेश्चन पूछ लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप बेसिक इन्वायरमेंटल साइंस से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कभी कभी पूछ लेते हैं, अदरवाइज जो भी क्वेश्चन वो पूछेंगे वो आपके आइदर डिजिटेशन से होगा या फिर आपकी रिसर्च प्रपोजल से होगा। ठीक है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो इंटरव्यू से पहले आपको वो एक फॉर्म देंगे। ठीक है। जिसमें आपको प्रेफरेंस भरना होता है कि आपको किसके अंडर जाना है, कौन से लैब में जाना है। तो उसके लिए आपको पहले से पता होना चाहिए कि कौन से टीचर का कौन सा लैब है या फिर कौन सा टीचर किस चीज़ पे रिसर्च कर रहा है। ठीक है। तो उसमें बस रिसर्च वो पता होता है कि हाँ ये उसमें बस रिसर्च एरिया लिखे होते हैं। जो आपको एक पेज मिलेगा उसमें आपको अलग अलग रिसर्च एरिया लिखे होंगे। अगर वो रिसर्च एरिया आपको पता है कि कौन से टीचर के अंडर आपको जाना था और उसका रिसर्च एरिया ये है, तो आपको उसको पहले वहाँ पे अकॉर्डिंगली आपको वहाँ पे प्रेफरेंस देना है। वहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रेफरेंस देना होता है, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो प्रेफरेंस जैसे आपने 1 भरा और वही टीचर आपको लेने के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो टीचर आपको लेंगे। ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें इंटरव्यू में। और मुझे लगता है कि इतना काफ़ी है अभी मैंने जो बताया। अगर आप इसको ध्यान में रखेंगे तो आपको बहुत हेल्प होगा आगे पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम या फिर इंटरव्यू में या फिर प्रपोजल मेकिंग में। और अगर आपको कोई भी आगे हेल्प चाहिए तो आप बहुत आसानी से जुड़ सकते हैं हमारे साथ। आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको हेल्प करने के लिए तत्पर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर करूँगा।
एनी क्वेश्चंस? अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं। कोई आपको क्वेरी हो कि आपको क्या कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो फॉर्म फिलअप करने में, या फिर इंटरव्यू में क्या होता है, प्रपोजल में क्या होता है, जो भी मैंने बताया शायद ये सफिशिएंट है। लेकिन अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है या फिर एरिया के कॉन्सेप्ट में, एरिया 1 to 3 में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर किन्हीं का सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। हमने ये सेशन हमने शायद अब इसके जो मैंने मुझे बताना था वो मैंने ये अभी तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि मैंने देखा नहीं था डेप्रिवेशन पॉइंट को, मैंने पढ़ा नहीं था तो मैं बता नहीं सकता। अभी मैंने इस पे बस फोकस किया था, जो भी हमारा इन्वायरमेंटल साइंसेस के लिए जो भी चीज़ें थी उस पर मैंने किया था, तो वो मैं बता नहीं पाऊंगा अभी। ठीक है, तो मुझे लगता है अब हमें अपना लाइव सेशन एंड करना चाहिए। हो गया मुझे लगता है, अब लोगों को जो जानना था वो पता चल चुका है। तो आप आगे भी अगर आपको कुछ ऐसा चाहिए, तो अगर आपको कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ, नेट जेआरएफ के अकॉर्डिंग होते हैं क्वेश्चंस जो भी आएंगे। आप जब नेट जेआरएफ का जो जो सिलेबस एक्चुअली यूजीसी नेट का है, वही सिलेबस मोर और लेस हमारे यहाँ एमएससी का भी होता है, और वही क्वेश्चंस मोर और लेस वैसे क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं यूजीसी जेएनयू ई के एग्जाम में। तो आप अगर नेट जेआरएफ की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है जेएनयू का एग्ज़ाम। तो वही है, अगर आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप बहुत आसानी से एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। सारे सिलेबस सेम है। थैंक यू। मुझे लगता है अब लाइव और किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। चलिए, मुझे लगता है अब हमें अपना लाइव एंड करना चाहिए। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अच्छे से आप एग्ज़ाम दें। सभी को ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। ओके, चलिए, बाय बाय।